Good morning, students. I'm well here and I hope you are also well. I am just hoping that whatever I have taught you in the last lecture, you must have gone through that. Try to understand the concept that were discussed in that particular lecture. You might have got all the points that I just stated in last lecture. Today, students, we will discuss the next part of this chapter that is completely based on the lectures that were taught yesterday. Today, first of all, we will read about the different methodology or the different relationship, I mean to state, the different relationship between renewable resources, exhaustible resources, inexhaustible resources and non-renewable resources. So students, let us start our topic from where we left it. Yesterday, what I told you is exhaustible resource. What do you mean by exhaustible resource? What is the meaning that I told you? I have told you that exhaustible resource, the resource that is limited in quantity. Now let me tell you the second thing that I taught you was inexhaustible resources. What was inexhaustible resource called? So I will say you that the resources that are unlimited in quantities, the resources that are unlimited in quantity the resource that are unlimited in quantity, I have already told you. After that I told renewable. What is renewable? The resource that can be used again and again, that can be used again and again, and for non-renewable what I have told, that cannot be used again and again, that cannot be used again and again. It is very clear. Lastly, I have discussed about these four things. I hope all of you might have understood about this. So let me give the example here. Example of exhaustible coal, example of non-renewable coal, example of inexhaustible solar energy, and example of renewable resources, solar energy. Now, can you identify the relationship between these? यहाँ रिलेशनशिप नहीं मिलेगा क्या? अगर हम एग्जॉस्टिबल की बात करें तो यहाँ क्या लिखा है? द रिसोर्स दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, और यहाँ पर अगर हम नॉन रिन्यूएबल को देखें तो दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, लिमिटेड इन क्वांटिटी. अच्छा, एक और बात कि यहां भी एग्जांपल में कोल और यहां भी एग्जांपल में कोल, यहां से एक रिलेशन नहीं मिल रहा क्या कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ही कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? एक रिलेशन तो ये है.
और दूसरी ओर अगर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स की बात मैं कर रहा हूं कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के जैसा है या वही है, उसी तरह इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो है वो किसके जैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्स के जैसा, क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल वो होता है जो कभी खत्म नहीं होता, और उसी तरह रिन्यूएबल भी क्या है, जो बार बार प्रयोग हो सकता है। अगर खत्म भी होगा तो वो अनलिमिटेड है क्वांटिटी में, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो खत्म हो गया, लेकिन एग्जॉस्टिबल को फर्क पड़ जाता है कि वो खत्म हो गया है। आई होप ये रिलेशनशिप आपके समझ में आ गया होगा कि एग्जॉस्टिबल अदर वर्ड में नॉन रिन्यूएबल कहलाता है, इनएग्जॉस्टिबल अदर वर्ड में क्या कहलाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, उसी तरह इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल रिसोर्स एक जैसे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट, आप सब समझ गए होंगे इसको। एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का एग्जांपल कोल, क्योंकि दोनों लिमिटेड है क्वांटिटी में। उसी तरह इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल एग्जांपल एक ही, सोलर एनर्जी। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इनको भी बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, दोनों के दोनों को प्रयोग में लाया जा सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट मी फर्स्ट इरेज इट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम कोल और पेट्रोलियम है, तो कहीं ना कहीं हमें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को ही डिस्कस करने की जरूरत है कि भाई इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या है हमारा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो मैंने आपसे क्या बताया था इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स के बारे में? मैंने आपसे कहा था कि बेटा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में कोल और पेट्रोलियम दो चीजें आती हैं, एक तो कोल और दूसरा क्या, पेट्रोलियम। अब देखते हैं इनमें क्या क्या होता है, कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, और कैसे हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कोल को। लेकिन कोल और पेट्रोलियम को समझने से पहले इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स की एक कैटेगरी होती है। कैटेगरी का मतलब क्या है, एक प्रकार होता है जिसके अंदर कोल और पेट्रोलियम दोनों आ जाते हैं। कैसे? तो हम कहेंगे क्या कि कोल और पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले हमें एक और चीज का ज्ञान होना चाहिए, और वो क्या है, फॉसिल्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के बीच में भी रिलेशन है। अब जैसे मैं एक बात और आपको कहूं, इसको समझने में आसानी कैसे होगी, तो हम कहेंगे क्या कि फॉसिल पिता है, फादर, पिता या कह सकते हैं फादर है। अब इसके दो बेटे हैं, पहले बेटे का नाम क्या है, कोल, और दूसरे बेटे का नाम पेट्रोलियम। कैसे? अब अगर मैं फॉसिल को डिफाइन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसको फादर क्यों कहा है, इसको फादर कहने का मेरा मतलब क्या है, और इसको फादर क्यों कहा जाता है या क्यों हम कहते हैं इसको फादर। तो लेट अस सी हियर कि अगर हमने फॉसिल्स की बात की तो फॉसिल क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जीव जंतु है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, इंसान भी हालांकि जानवर की कैटेगरी में आता है साइंस में, तो लेकिन मान लो जैसे हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो इंसान जब मरता है तो वो पृथ्वी के अंदर दफना दिया जाता है या बरी कर दिए जाते हैं, उन क्रीमेटेड कहते हैं उसको। तो बॉडी को जब हम क्रीमेट करते हैं तो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो क्या होता है, अर्थ के अंदर, अर्थ का 3 लेयर होता है। हमें पता है कि अगर हमारा ये अर्थ है तो अर्थ के 3 लेयर, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो ये वाला जो है ये कोर है, ये मेंटल है, और ये क्या है, ये वाला जो लेयर है क्या है, क्रस्ट। अब देखिए बेटा, कोर, मेंटल और क्रस्ट मैंने आपको बता दिया। अब ये जो अपर अर्थ है जहां हम रहते हैं, यहां पर इसके और इसके बीच में गैप है,
और इसके बीच में टेम्परेचर जो है वो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस का है, नहीं ज्यादा है टेम्परेचर। तो अब क्या होता है कि बॉडी को, जब हम डेड बॉडी को यहां डीके करते हैं या बॉडी खुद से अगर डीके हो जाता है, तो अर्थ क्रस्ट में टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर होने की वजह से वो नेचुरल प्रोसेस में लाखों सालों में जाकर क्या बन जाता है, फॉसिल्स। चाहे वो प्लांट हो तो भी फॉसिल बनेगा, एनिमल है तो भी फॉसिल बनेगा। अब कैसे इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे इसको समझेंगे कि ये जो है ये फॉसिल ही है या इसको हम फॉसिल ही कहते हैं, इसको समझना कैसे। तो फॉसिल के बारे में हम क्या कहते हैं कि द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सम नेचुरल फेनोमेना and due to the excessive heat inside the earth crust it got converted into fossils। means what कि जैसे जीव जंतु हैं, कोई भी जीव जंतु है, चाहे वो एनिमल है तो भी ठीक है, प्लांट है तो भी ठीक है, तो दोनों ही केस में चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, वो दोनों अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे अर्थक्वेक, जैसे फ्लड, इनमें अगर कई लोग जो दब जाते हैं या मर जाते हैं, उनके बारे में कई बार पता नहीं लगता, कई प्लांट्स दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे कहां चले जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में चले जाते हैं, धीरे धीरे वो नीचे की ओर चले जाते हैं, और एक्सेस टेम्परेचर होने की वजह से, एक्सेसिव हीट होने की वजह से वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, अपने आप को वो जिस चीज के रूप में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल। अब उस फॉसिल को हमने किस में बांट दिया है, कोल और पेट्रोलियम में। तो कहीं ना कहीं कोल और पेट्रोलियम किसका पार्ट हो गया, फॉसिल का ही पार्ट हो गया, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतु, कैसे जीव जंतु वो नहीं कहा है मैंने कि कौन प्लांट पर, कौन मतलब सॉइल पर रहता है, कोई वाटर पर रहता है, आपको तो पता ही है। तो मैंने ये नहीं कहा कि जो प्लांट्स या एनिमल वाटर में रहते हैं या जो प्लांट एंड एनिमल यहां रहते हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्लांट एंड एनिमल मर चुके हैं। तो जो भी प्लांट एंड एनिमल, डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू द एक्सेसिव टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। मरे हुए जीव जंतु जो पृथ्वी के अंदर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण दब गए थे, लाखों सालों बाद नेचुरल प्रोसेस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में। आई होप क्लियर हो गया होगा। मीन्स व्हाट कि फॉसिल्स को जब भी हम लिखेंगे तो क्या कहेंगे, देखिए, fossils, the dead remains of plant and animal that got buried inside the earth crust inside the earth crust after millions of years leads to the formation of फॉसिल्स। बहुत ध्यान से समझना है इसको। फॉसिल्स किसको कहा मैंने, मरे हुए जीव जंतु जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण दब गए हैं अर्थ के अंदर, वो नेचुरल प्रोसेस से एक्सेसिव हीट की वजह से किस रूप में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल्स के रूप में। अब इसके दो पार्ट, इस पर्टिकुलर फॉसिल की अगर मैं बात करूं तो फॉसिल के कितने पार्ट हो गए बेटा, दो पार्ट हो गए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। फॉसिल के दो पार्ट हो गए, एक हो गया कोल, पहला क्या हो गया, कोल, और दूसरा क्या है, पेट्रोलियम। एक बार दोनों की डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम कोल को ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं कोल की बात कर रहा हूं तो कोल क्या है, कोयला क्या है। मैंने फॉसिल के बारे में आपको क्या बताया था
the dead remain of plant and animal that got buried inside the crust due to excessive heat after millions of years got converted into fossil. into fossils. आई होप क्लियर है. अब कोल के बारे में हम क्या कहेंगे, हमारी डेफिनेशन जो है कोल को लेकर क्या है, कोल के बारे में कहते हैं ये भी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ही है. जब भी हम कोल की बात करेंगे तो कोल में भी क्या कहेंगे, ये भी प्लांट एंड एनिमल का डेड रिमेन्स है, लेकिन यहां पर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल की बात करेंगे. मतलब ये कि कोल भी क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ही है, लेकिन वो कैसा डेड रिमेन है, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल. लेट मी मेक इट क्लियर. टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल यहां मैं स्टेटमेंट में यूज करूंगा इसको. टेरेस्ट्रियल पहली बात, और दूसरी बात एक्वेटिक. इन दोनों का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है. टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक को लेकर हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल के बारे में हम कहेंगे क्या कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड. आई थिंक नहीं, मीन्स व्हाट कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल हैं जो कहां रहना पसंद करते हैं, जमीन पर रहना पसंद करते हैं. जैसे मैं, आप, हम सब. उसके बाद कई सारे प्लांट्स हैं जो जमीन पर हैं, जैसे मैंगो, बनाना, कई सारे पौधे, कई सारे ट्रीज हैं. तो वैसे प्लांट और एनिमल अगर दब जाएंगे अर्थ के अंदर तो वो लाखों सालों बाद क्या बनेंगे, कोल. आई होप इट इज क्लियर. मीन्स व्हाट कि द डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल. अब देखो डिफरेंस क्या है फॉसिल और इसमें. फॉसिल में मैंने क्या कहा था, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल. मैंने ये नहीं कहा था आपसे कि टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, मैंने केवल क्या कहा था, प्लांट और एनिमल. कोई भी मरो, कोई भी उसके अंदर दफन हो, तो वो केवल प्लांट और एनिमल की बात मैं कर रहा था. लेकिन यहां क्या कह रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं इस चीज पर कि यहां पर हम क्या कहेंगे, द डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल that got buried inside the earth crust. The earth crust after millions of years get converted into fossils. ठीक है. अब मैंने क्या कहा कि कोल क्या है, डेड रिमेन है प्लांट एंड एनिमल का. यहां मैं फोकस किस चीज को कर रहा हूं, यहां पर मैं फोकस कर रहा हूं टेरेस्ट्रियल को, जो कि आपको इसकी डेफिनेशन में कहीं नहीं मिलेगा. टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल अगर बना तो अगर वो डिके करेगा तो वो क्या बनेगा, कोल. अब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, दोज प्लांट एंड एनिमल लिविंग ऑन लैंड. दोज प्लांट एंड animals that live on land. ठीक है. अब जमीन पर रहते हैं तो जमीन पर रहते हैं, अच्छी बात है. और जमीन पर रहने वाले जीव जंतु अगर डिके करेंगे किसके अंदर, सॉइल के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जाकर क्या फॉर्म करेंगे बेटा, कोल फॉर्म करेंगे. कोल के लिए कंडीशन क्या होगी,
कोल के लिए ये कंडीशन होगी कि यहां पर हम जब भी कोल की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि कोल तब फॉर्म होगा जब टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल की बात होगी। क्लियर? उसके बाद आते हैं पेट्रोलियम पर, लेकिन पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले यहां ये एक्वेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर होना चाहिए कि एक्वेटिक एनिमल किसको कहते हैं। तो एक्वेटिक की अगर हम बात करेंगे तो एक्वेटिक के लिए कहेंगे क्या कि दोज प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल किसको कहते हैं? एक्वेटिक मतलब होता है वाटर। तो एक्वेटिक मतलब अगर वाटर होता है तो हम यहां पर एक्वेटिक के बारे में क्या कहेंगे? दोज प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन इन वाटर। दोज प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स इन वाटर। दैट लिव्स इन वाटर। दोज प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स इन वाटर क्या कहलाएगा? एक्वेटिक कहलाएगा। एक्वेटिक मतलब पानी होता है। वैसे जीव जंतु जो पानी में रहना पसंद करते हैं वो एक्वेटिक, वैसे जीव जंतु जो जमीन पर रहना पसंद करते हैं वो टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पर हमने पेट्रोलियम की बात की, तो पेट्रोलियम के बारे में क्या कहेंगे कि वैसे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं और पानी में रहने पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और उसकी वजह से वो दब जाते हैं तो उसके ऊपर बेडरॉक का रीजन बनता चला जाता है और वो धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है? अर्थ क्रस्ट में। तो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल अगर अर्थ क्रस्ट में चला जाएगा डेड डिकेइंग होकर, मरे हुए एक्वेटिक पानी में रहने वाले मरे हुए जीव जंतु जो पृथ्वी के अंदर किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण दब जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वही क्या फॉर्म करते हैं बेटा? पेट्रोलियम को फॉर्म करते हैं। तो पेट्रोलियम के केस में फिश की बात करूं मैं, वेल की बात करूं, क्रोकोडाइल की बात करूं, या फिर कई सारे वाटर लिली जैसे जो प्लांट हैं जो केवल पानी में रहना पसंद करते हैं या उगना पसंद करते हैं, वैसे प्लांट्स की भी बात करूं तो वो भी किसको फॉर्म करेंगे? पेट्रोलियम को। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अर्थ पर तो हमने मान लिया कि अर्थ पर सर अर्थक्वेक आ जाता है तो प्राकृतिक आपदा हो गई और ये एनिमल्स जो है या प्लांट्स जो है वो दब जाते होंगे अर्थ के अंदर, लेकिन वाटर में कैसे होता है ये? तो मैं आपको बताऊं बेटा, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, कल एक तूफान आया था, कल लास्ट 2 डेज में जो वेस्ट बंगाल में आया था, अम्फन शायद इसका नाम था, समथिंग लाइक दैट, जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि वो समुद्र के अंदर के अर्थक्वेक्स हैं, वो भी अर्थक्वेक ही होते हैं लेकिन वो समुद्र के अंदर। 2004 में भी एक अर्थक्वेक आया था जिसका नाम था सुनामी, उससे हम सब परिचित हैं। इंडिया जैसा देश भी उससे प्रभावित हुआ था, तमिलनाडु उसका क्षेत्र रहा था, उसके बाद श्रीलंका पूरी तरह से प्रभावित रहा था उससे। तो उसके उस ओशन में आए हुए भूकंप की वजह से, वाटर बॉडी में आए हुए भूकंप की वजह से, तो वाटर में रहने वाले जीव जंतु तो दबेंगे, क्योंकि अगर हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ के अर्थक्वेक से हमें फर्क पड़ता है तो कहीं ना कहीं एनिमल्स जो वाटर में रहते होंगे उनको फर्क पड़ता होगा वाटर में अर्थक्वेक आने से। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या फॉर्म करते हैं? पेट्रोलियम। तो हम पेट्रोलियम के लिए क्या कहेंगे? द dead remains of aquatic plant and animal that got buried inside the earth crust after millions of years lead to formation of petroleum, lead to formation of petroleum। अब यहां देखो बेटा, यहां मैंने आपसे क्या कहा? पेट्रोलियम क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड
एनिमल। और एक्वेटिक प्लांट और एनिमल का मतलब यहां पर मैं किस पर जोर दे रहा हूं, यहां पर मैंने टेरेस्ट्रियल के ऊपर जोर दिया था, अब यहां किसके ऊपर, एक्वेटिक के ऊपर जोर दे रहा हूं। तो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल का डेड रिमेन्स जो बरी हो जाता है, मीन्स व्हाट की दब जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर ड्यू टू सम नेचुरल फेनोमेना इन द वाटर बॉडीज, दीज आर कॉल्ड पेट्रोलियम, या these lead to the formation of petroleum. I hope all of you have got it. Means what ki now we are clear about three things. First one is fossils. फॉसिल्स केवल डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, यहां पर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का कोई जिक्र नहीं है। मरे हुए जीव जंतुओं का दब जाना आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर क्या फॉर्म करता है, फॉसिल। फॉसिल के अंदर दो कैटेगरी, एक कोल दूसरा पेट्रोलियम। कोल के बारे में मैंने क्या कहा, द डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल, वैसे मरे हुए जीव जंतुओं का अवशेष जो केवल पृथ्वी पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनका जो अवशेष है वो बरी हो जाता है अर्थ क्रस्ट में और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर क्या बनाता है, कोल बनाता है। वहीं पेट्रोलियम की बात अगर करेंगे तो पेट्रोलियम के बारे में हम कहते हैं क्या कि द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। कैसा प्लांट एंड एनिमल, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल से क्लियर हो गया कि ऐसे जीव जंतु जो पानी में रहना पसंद करते हैं और उनके मरे हुए अवशेष अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते हैं तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर क्या फॉर्म करते हैं, पेट्रोलियम। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए मैंने ये कहा था कि फॉसिल जो है वो जन्मदाता है, जनक है, और उसके दो बेटे हैं, एक कोल और दूसरा पेट्रोलियम। आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है और फॉसिल क्या होता है। इसके फॉर्मेशन में लाखों सालों का समय लगता है, तो हमने अगर एक बार इसको यूज कर लिया तो दोबारा हम नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो एवरेज लाइफ है वो मैक्सिमम 100 ईयर्स का है, और उसमें भी अब जो एवरेज लाइफ का जो डाटा है वो कम होकर 60 ईयर का हो गया है। इसीलिए हमने अगर अपने लाइफ टाइम में एक बार अगर इनको खत्म कर दिया तो दोबारा हम इनको यूज नहीं कर पाएंगे। आई होप क्लियर है। अच्छा, कोल के यूजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले हम कोल ही लेते हैं। कोल, इसके बारे में क्या कहते हैं, डिफाइन क्या करेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल होता है, वो अगर दब जाता है तो वो कोल बनाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डार्क विस्कस सॉलिड, सॉलिड फॉसिल। क्लियर है, मतलब ये डार्क मतलब पता ही है आपको, गहरा होता है, काला हालांकि गहरे रंग में आता है, इसीलिए फॉसिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोल के बारे में हम ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, कोल के बारे में क्या लिख सकते हैं, अगर हम यूजेस की बात करें, अच्छा यूजेस से पहले इसके नेचर की बात कर लेते हैं कि भाई इसका नेचर क्या है। नेचर मतलब प्रकृति होता है, तो नेचर के बारे में हम क्या कहते हैं, इट इज लिमिटेड इन क्वांटिटी, इन क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात, it is also termed as exhaustible और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, अगर हम यूजेस ऑफ कोल की बात करते हैं, मान लीजिए एक पल के लिए कि कोल की क्या क्या यूजेस हैं। पहला, हम तो जानते हैं इसको, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज, किचन एंड at many other such places.
हमें पता है कि फैक्ट्रीज में पहले के टाइम में इसी को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था. इट वाज ऑल्सो यूज्ड in electric engine before in railway engine before electrification. Railway engine before electrification means what? इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले. इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है विद्युत से चलने वाला. अब हम देखते हैं कि रेलवेज जो है वो अपने इंजन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाती है, लेकिन पहले के समय में किससे यूज करते थे हम? कहीं ना कहीं इस कोल का यूज करके हम इसको चलाते थे. ठीक है. Earlier it was also used in producing electricity. नहीं, मीन्स व्हाट? कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं इसका यूज होता था पहले. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. क्योंकि पहले आपको बताऊं कि कई सारे थर्मल पावर प्लांट थे. थर्मल पावर प्लांट, उनमें से एक मैं आपको बताता हूं जो बिहार में है, वो था बरौनी थर्मल पावर प्लांट. उसमें क्या होता था कि कोयले को लेकर जाते थे और कोयले को इकट्ठा करके और वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते थे कि वो टेम्परेचर यूज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हो जाता था. वो हीट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हो जाता है. अब जो हीट कोल की मदद से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए उसको हम थर्मल कहते हैं. थर्मल मतलब क्या होता है? हीट. थर्मल पावर प्लांट कहते थे उसको, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होता था? हीट से प्रोड्यूस होता था. तो हीट कहां से जनरेट होता था? हीट जनरेट होता था इसी कोयले से. सेकंड थिंग कि अब क्या है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम यूज करते हैं. हाइड्रो मतलब क्या है? वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज करेंगे तो हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. और वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आई होप इट इज क्लियर. तो बेसिकली ये तीन यूजेस तो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं. पहला ये कि ये हर जगह फ्यूल के रूप में काम आता था, अब भी आता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं. दूसरी बात ये कि इट वाज यूज्ड इन इंडियन रेलवेज फॉर रनिंग द इंजन या टू रन द इंजन. मीन्स व्हाट कि ये इंडियन रेलवेज के द्वारा इंजन को चलाने में काम आता था. तीसरी बात ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पहले यूज किया जाता था, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते थे. थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का यही एक तरीका था. आई होप इट इज क्लियर. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोल के अलग अलग रूप भी होते हैं. अब ये नहीं है कि हमेशा हम कोल को कोल के रूप में ही देखेंगे. उसके लिए अलग अलग रूप भी हैं, अलग अलग वेज भी हैं जिनसे हमें कोयले के बारे में जानने को मिलेगा. वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज जो चीजें हमने पढ़ी उनमें इंपॉर्टेंट क्या था कि कोयला क्या है. ठीक है, इसके बारे में मैंने कह दिया डार्क विस्कस सॉलिड फॉसिल है. उसके बाद ये जो है वो लिमिटेड इन क्वांटिटी है. इसको हम एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं क्योंकि ये खत्म हो जाता है, और साथ में इसको रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं. यूजेज ऑफ कोल की बात अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज, किचन एंड मेनी अदर प्लेसेस. दूसरी बात ये कि इट वाज आल्सो यूज्ड इन इंडियन रेलवेज टू मूव द इंजन्स बिफोर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट. आफ्टर दैट अर्लियर इट वाज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है. चूंकि ये नेचुरल रिसोर्स है इसीलिए इसके खान होते हैं, इसके खदान होते हैं मतलब, और उस खदान से निकालना होता है. इसीलिए आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है, SECL एक ब्रांच है. नहीं, SECL क्या है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड. अब इसके अंतर्गत क्या है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर जो कोयले के खान हैं या खदान हैं
उनसे कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल इज नोन एज माइनिंग. मीन्स व्हाट? द प्रोसेस of extraction of coal is called mining. आई होप क्लियर है. इसी तरह धनबाद, जो कि झारखंड में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप में एक अनोखे तरह के यूनिवर्सिटी का परिचालन किया है, और वो क्या है? आईएसएम धनबाद. आईएसएम धनबाद. यहां पर माइनिंग की सबसे ज्यादा पढ़ाई की कराई जाती है. इसका फुल फॉर्म ही क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग. इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग. तो सोचिए, कहीं ना कहीं माइनिंग इंपॉर्टेंट होता है. तो एक्सट्रैक्ट करना अगर कोयले को है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? माइनिंग. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा. तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे की ओर हम प्रोसीड करेंगे. कोल के डिफरेंट फॉर्म्स को जानेंगे, अलग अलग कार्बन कंटेंट के बारे में जानेंगे. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.